नमस्कार, स्वागत है आपका फेफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं सबसे पहले वही दो शब्द। सबसे पहले अपन कौन से शब्द देखते हैं, पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित देखते हैं। और इनमें आज आपके लिए शब्द है ऑथोराइज। ऑथोराइज और ऑथोराइज का मतलब क्या होता है? ऑथोराइज का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में अधिकृत। अधिकृत। और ये पटवार की एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसमें अधिकृत विकल्प नहीं था, प्राधिकृत था। तो प्राधिकृत भी इसका सही विकल्प मान लिया जाएगा। तो ऑथोराइज का मतलब अधिकृत या प्राधिकृत इसका अर्थ हो जाएगा। दूसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं तो इसी से मिलता जुलता शब्द ऑथेंटिक। ऑथेंटिक और ऑथेंटिक हम जानते ही हैं, विश्वसनीय जिसे बोल सकते हो, विश्वसनीय जिसे बोल सकते हो, प्रामाणिक बोल सकते हो, मानक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दो शब्द पारिभाषिक शब्दावली के ऑथोराइज अधिकृत या प्राधिकृत, ऑथेंटिक हो जाएगा विश्वसनीय या प्रामाणिक। अब अपन बढ़ते हैं राजस्थानी शब्दों की तरफ। तो राजस्थानी शब्दों में एक शब्द आता है अंटी। अंटी किसे कहते हैं? देखिए, यदि कोई व्यक्ति धोती पहनता है तो जो धोती की लपेट होती है उसको अंटी देना कहते हैं। तो धोती की लपेट ही क्या कहलाती है? अंटी कहलाती है। दूसरे शब्द की यदि बात करें तो एक शब्द आता है अंजार। और अंजार का शाब्दिक अर्थ होता है बीमारी। बीमारी और बीमार के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है ये। तो यहां पर अपनों ने 4 शब्द देखे हैं। यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑथोराइज अधिकृत या प्राधिकृत, ऑथेंटिक विश्वसनीय या प्रामाणिक, अंटी धोती की लपेट हो ही जाएगी, और अंजार बीमार भी आ जाता है और बीमारी भी आ जाता है। दोनों ही शब्दों में ये प्रयोग में लिया जाता है। तो ये दोनों राजस्थानी भाषा के शब्द हैं। यदि आपसे पूछ ले कि बीमार या बीमारी को राजस्थानी में क्या कहा जाता है तो अंजार कहा जाता है। ठीक है, इनके बाद अपन बढ़ते हैं अपनी मूल क्लास की तरफ, मूल टॉपिक की तरफ। और इस क्लास में अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? सर्वनाम शब्द पढ़ रहे थे। और सर्वनामों में अपनों ने लगभग 6 सभी सर्वनाम शब्दों की परिभाषा व पहचान देख ली थी। अपन अंतिम सर्वनाम को देख रहे थे और अंतिम भेद के रूप में अपन कौन सा सर्वनाम पढ़ रहे थे? निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम की सभी विशेषताएं पढ़ ली थी, नियम पढ़ लिए थे, पहचान पढ़ ली थी। अब अपन देखते हैं उससे संबंधित कुछ उदाहरण। देखिए, एक बार एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था, वह आप चला जाएगा। वह आप चला जाएगा। और इसमें यूं पूछा गया था कि रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो सामान्यतः अपन जब वाक्य बोलते हैं, आम बोलचाल में जब अपन वाक्यों को प्रयोग में लाते हैं, तब अपन या तो यूं बोलते हैं कि वह अपने आप चला जाएगा, यानी यहां पर अपन अपने शब्द भी जोड़ते हैं। और या फिर यूं इस शब्द को, इस वाक्य को यूं बोलते हैं कि वह आप ही चला जाएगा। इस प्रकार से अपन वाक्यों को प्रयोग में लाते हैं। परंतु हिंदी में ये दोनों ही शब्द यहां पर साइलेंट हो जाते हैं, छुप जाते हैं, और सीधा का सीधा वाक्य इस रूप में आ जाता है। तो आपको बहुत सी जगह पर इस प्रकार के वाक्य भी देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइएगा, आप ये मत सोच लीजिएगा कि वाक्य ही गलत है। वाक्य गलत या सही आपको उसी में दिए जाएंगे जिसमें आपको वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अन्य कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, चाहे संज्ञा से संबंधित, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया किसी से संबंधित आ जाए, आपको बस वाक्य की तरफ ध्यान न देकर आपको किसकी तरफ ध्यान देना है? शब्द की तरफ। और यदि रेखांकित शब्द हो तो आप एक बार वाक्य पढ़ोगे और उसके बाद फिर रेखांकित शब्द को देखते हुए विकल्प का चयन करोगे। तो यहां पर वह आप चला जाएगा। मैंने आपको पहली विशेषता तो बताई थी, कौन सी? कि जहां पर निजता प्रकट की जाए।
अब उसके लिए कहा गया है कि वह अपने आप चला जाएगा, यानी उसके लिए निजता प्रकट की, वो स्वयं वो काम करेगा, ठीक है, उसका निजीपन हो गया उसके लिए। तो सबसे पहले तो यहां पर अपन ये मान लेंगे कि चूंकि यहां पर निजता प्रकट हो रही है इसलिए निजवाचक सर्वनाम। दूसरी विशेषता मैंने बताई थी कि एक सर्वनाम शब्द के साथ यदि इन शब्दों का, किन शब्दों का, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर फिर ये आप शब्द किस में चला जाता है, निजवाचक सर्वनाम में चला जाता है। दूसरी बात, यदि काम करने वाला स्वयं के लिए, काम करने वाले के लिए आप शब्द काम में लिया जाता है, या आप, स्वयं, स्वतः, खुद, ये शब्द कर्ता के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, तब भी ये किस में जाएगा, निजतावाचक में। तो वह आप चला जाएगा, यानी उसके लिए ही, कर्ता कौन है, वह चला जाएगा तो वही करता है, तो उसके लिए प्रकट होने के कारण यहां पर कौन सा सर्वनाम माना जाएगा, निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। ठीक है, यहां पर वो पीछे की तीनों नियम आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब अपन देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण। मैं स्वयं भोजन बना लूंगा, बना लूंगा, और यहां पर यदि स्वयं का पूछ लिया जाए तो कौन सा सर्वनाम माना जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। आप खुद आ जाइए, आ जाइए, तो यहां पर कौन सा सर्वनाम माना जाएगा, खुद में निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। वह आप ही, या ही को साइलेंट कर रहे हैं अपन, ऐसे ही वाक्य देखें जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। वह आप खा लेगा, सीधा का सीधा। तो यहां पर आप शब्द किसके लिए, निजवाचक के लिए। मैं स्वयं लेकर आऊंगा, मैं स्वयं लेकर आऊंगा। अब यहां पर स्वयं कैसा माना जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में माना जाएगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर अपनों ने लगभग सभी क्या, सारे के सारे सर्वनाम पढ़ लिए हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको भी पढ़ लिया है। उसके बाद निश्चय, अनिश्चय पढ़ लिया है। संबंध, प्रश्न, निज, इन तीनों सर्वनामों का भी अपनों ने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। यदि आपने इन सभी सर्वनाम शब्दों का अच्छे से अध्ययन किया है तो मेरे साथ जुड़िए और बताइए कि किसमें कौन सा सर्वनाम है। अब एक बार की अपन पीछे का रिवीजन करते हैं और उनके लिए मैं एक एक वाक्य लिखती हूं, आप स्वयं चयन करेंगे कि किस उदाहरण में कौन सा सर्वनाम है माना जाएगा। मुझे मालिनी के घर जाना है, मात्र एक वाक्य है, मुझे नहीं जाना। और यहां पर जिन जिन शब्दों को मैं रेखांकित करती जाऊंगी आपको उनमें सर्वनाम बताना है। पिताजी कल दिल्ली से आ रहे हैं, मैं स्वयं उन्हें लेने जाऊंगा। उसके बाद अगला, तू आज कैसे आया। अब मैंने कहा था ना कंफ्यूज हो जाओगे, कैसे आया, कारण पूछा जा रहा है, किसी संज्ञा के स्थान पर नहीं है कैसे, तो इसलिए यहां पर आप प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं कर देंगे। उसके बाद आप बहुत ईमानदार है, उसी के साथ
यह मेरी पुस्तक है। अगला वाक्य, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इन दोनों का आपको अलग अलग बताना है। सीमा ने प्रोफेसर मधु का परिचय करवाते हुए बताया कि ये प्रोफेसर मधु है। आप हिंदी विषय में डॉक्टरेट है। यहां पर आपको बताना है, ठीक है। यदि अपन यहां पर एक वाक्य और लिखें, कोई रो रहा है। इसके साथ साथ एक अन्य वाक्य भी है, कौन रो रहा है। इन सभी वाक्यों में आप सर्वनाम का चयन कीजिए। उम्मीद करती हूं आपने अभी तक देख लिए होंगे लगभग सभी वाक्य। तो अपन शुरू से शुरू करते हैं देखने का। मुझे मालिनी की घर जा रहा है। कर्ता स्वयं कह रहा है कि मुझे जा रहा है, यानी कर्ता स्वयं के नाम की जगह प्रयोग में ले रहा है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहले तो पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके बाद कौन सा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद कोई रो रहा है। अब कौन रो रहा है ये नहीं है। आप घर में बैठे हो, गली में से या बाहर से आवाज आ रही है किसी के रोने की, तो आपने झट से बोल दिया कि कोई रो रहा है, परंतु निश्चितता नहीं है। अनिश्चितता होने के कारण ये कौन सा मान लिया जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चूंकि कोई रो रहा है, रोने वाला कोई संज्ञा है, तो इसलिए ये मान लिया जाएगा। अब कौन रो रहा है, अब कोई ना कोई तो रो रहा है जो संज्ञा है, उसके स्थान पर कौन, प्रश्नवाचक शब्द काम में लिए जाने के कारण कैसा मान लिया जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम मान लिया जाएगा। उसके बाद पिताजी कल दिल्ली से आ रहे हैं, मैं स्वयं लेने जाऊंगा। अब मैं तो किस में जाएगा, उत्तम पुरुष में जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और उत्तम पुरुष है। परंतु स्वयं किस में चला जाएगा, स्वयं चला जाएगा निजवाचक सर्वनाम में। निजवाचक सर्वनाम, सीधी की सीधी पहचान, एक अन्य शब्द, इसके साथ एक और शब्द काम में लिया गया, ठीक है। तू आज कैसे आया, अब तू श्रोता के लिए काम में लिया जा रहा है, तो किस में जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। आप बहुत ईमानदार हैं, तो आप श्रोता के लिए काम में लिया जा रहा है, परंतु आदर सूचक रूप में काम में आया है, तो इसलिए इसमें भी कौन सा जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जाएगा। यह मेरी पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है, मेरी है, तो निश्चितता होने के कारण इसमें कौन सा माना जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। और यदि यहाँ पर यह मेरी पुस्तक की जगह यह पुस्तक मेरी आ जाता, यानी संकेतित संज्ञा तुरंत यहाँ पर आ जाती, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितना और उतना दोनों संबंधवाचक हैं, परंतु जितना तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा, और उतना क्या हो जाएगा, सह संबंधवाचक हो जाएगा।
सहसंबंध वाचक हो जाएगा। उसके बाद सीमा ने प्रोफेसर मधु का परिचय करवाते हुए बताया कि ये प्रोफेसर मधु है और आप हिंदी विषय में डॉक्टरेट है, अर्थात उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। तो यहाँ पर आप किसके लिए प्रयोग में लिया जा रहा है? अन्य के लिए। मधु का परिचय किसको करवाया? सीमा ने किसी अन्य को। अब मधु का परिचय मधु को तो हो नहीं सकता, तो अन्य को परिचय करवाते हुए यूं कहा कि ये प्रोफेसर मधु है, आप हिंदी विषय में डॉक्टरेट हैं। तो इसलिए ये किस में जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। तो ये थे सर्वनाम। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे वाक्य आपने साथ साथ लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब मुझे लगता है कि सर्वनाम में तो आप कहीं भी नहीं पीछे हटोगे, कारण क्योंकि सर्वनाम से संबंधित जितने प्रकार के उदाहरण आ सकते थे, जितनी प्रकार की चीजें आ सकती थी, अपन लगभग सब जगह पर घुमाए, अपन सब जगहों पर जाए। अब उसके बाद यदि फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो मैं एक दो नियम और बता देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर अपन इसको हटा देते हैं और उसके बाद एक दो नियम जो यदि आपको कहीं भी कंफ्यूज करे तो वो भी कंफ्यूजन अपने को रखना नहीं है, उसको हटा देना है। अब आपको इस क्लास में यहां पर आपको हिंदी इस तरीके से पढ़नी है कि अब की बार पार, इस प्रकार से अपन यहां पर हिंदी पढ़ रहे हैं। तो यहां पर अब अपन जो भी कंफ्यूजन के नियम है सर्वनाम से संबंधित, यदि आपको कहीं लग रहा है कि हाँ यहां पर कोई समस्या आ सकती है तो वहां पर वो चीजें भी अपन क्लियर कर लेते हैं। देखिए, एक तो समस्या आपकी आ सकती है आप में, ठीक है, आप शब्द में, क्योंकि आप शब्द को अपन कम से कम 3 जगह पर देख लिया है। तो अपन इस चीज को क्लियर कर लेते हैं आप शब्द के नियम के नाम से। आप शब्द के नियम, तो यहां पर अपन आप शब्द के नियम से और ये चीजें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि आप शब्द का प्रयोग कितने सर्वनामों में किया जाता है? 3 सर्वनाम में। और एक चीज बीच में आपको फिर से बता देती हूं, एक चीज नई है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में जब भी कभी संख्याएं लिखें तो संख्याएं इस रूप में नहीं, यानी संख्याएं संख्यात्मक रूप में नहीं, शब्दात्मक रूप में लिखिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हिंदी में इनको मान्यता ही नहीं है, 1 2 3 इसी प्रकार से लिखने को ही मान्यता है, आप शब्दों के रूप में ही संख्याओं को लिखेंगे। दूसरी बात, 2-3 बार ऐसे प्रश्न आ गए कि 35 कैसे लिखा जाता है, 43 कैसे लिखा जाता है, 53 कैसे लिखा जाता है, यानी शब्द शुद्धि से संबंधित इनके प्रश्न आ चुके हैं। तो आपकी वो चीजें भी क्लियर हो जाएगी। तो संख्याएं जब भी लिखें शब्दात्मक रूप में लिखिए। तो आप शब्द के प्रयोग 3 सर्वनामों में प्रयोग में लिए जाते हैं। पहली बात, यदि आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए किया जा रहा है, श्रोता के लिए किया जा रहा है तो वहां पर कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे? जैसे आप जा सकते हैं। मेरे पास कोई था, मैंने उसको कहा कि आप जा सकते हैं, यानी सुनने वाले के लिए कौन सा शब्द काम में लिया गया? आप। अब यहां पर तू शब्द भी काम में लिया जा सकता था, तो हो सकता है कि अपन तू नहीं कहना चाहते हो, वो बड़ा होगा, तो इसलिए अपनों ने इज्जत दी और इज्जत देने के लिए आप शब्द काम में लिया। उसी प्रकार से आप रहने दीजिए,
रहने दीजिए। कोई आपको राय दे रहा होगा, भारत में तो राय बहुत मिलती है और वो भी बिल्कुल फ्री की मिलती है। आप किसी को अपनी समस्या बताइए तो सही, 1000 राय देने वाले आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने यूं कह दिया कि आप रहने दीजिए। यदि कोई बड़ा राय दे रहा था, आपने इज्जत से उसको कह दिया कि आप रहने दीजिए, यानी वो श्रोता थे, इसलिए उनको आपने वहां पर चुप करवाया। तो ये किस में जाएगा? मध्यम पुरुष में जाएगा। ज्यादा उदाहरण अपन यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि अपन इसको देख चुके हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन पढ़ते हैं दूसरा नियम। ठीक है, दूसरी जगह आप शब्द का प्रयोग कहां पर होता है? यहां पर अपनों ने पहला देखा, मैंने आपको बताया 3 जगह पर, 3 जगह। दूसरा, आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किए जाने पर कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम माना जाएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। आप अच्छे वक्ता भी हैं। अब यहां पर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। अब उनको तो जाकर कोई नहीं कहेगा कि आप प्रधानमंत्री हो जी, उनको तो पता होगा ना। तो अब मान लो किसी से आपने कहा, और जो कोई या तो यूं होगा कि राजनीति के बारे में ज्ञान नहीं रखता होगा, या यूं भी हो सकता है कि कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति आपसे मिला, तो आपने यूं कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और वे अच्छे वक्ता है। तो इसलिए आपने क्या किया? वे की जगह कौन सा शब्द काम में लिया? आप शब्द काम में लिया। और यदि आप कहीं पर इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करेंगे, किसी का भी परिचय करवाओ, आपकी कोई फ्रेंड आई है, आप अपने घर वालों का परिचय करवा रहे हो, तो उसमें भी यदि आप शब्द काम में ले रहे हो तो इसका मतलब सामने वाला प्रभावित होगा, आपकी भाषागत विशेषताओं पर, आपकी भाषागत नॉलेज पर प्रभावित होगा। उसी प्रकार से यदि अपन एक अन्य उदाहरण भी देखें तो मधु भोजन अच्छा पकाती है। आप सिलाई का काम भी करती है। अब यहां पर मधु के लिए कि मधु भोजन अच्छा पकाती है, अब मधु को स्वयं को नहीं कहा जाकर किसी अन्य को कहा जा रहा है, और उसके लिए कहा गया, उसमें बहुत अच्छी विशेषता है कि वो भोजन भी बहुत अच्छा बनाती है और सिलाई भी बहुत अच्छी करती है। तो इस प्रकार के वाक्य आने पर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तीसरा नियम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य आ जाने पर आप शब्द काम में लिया जाएगा, वो किसी अन्य के लिए काम में लिया जाएगा, और वहां पर कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा, आप शब्द का प्रयोग कर्ता के लिए किए जाने पर अब कर्ता के लिए यदि आप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर कौन सा माना जाएगा? निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। और कर्ता के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अब इस शब्द को भी आप अच्छे से समझेंगे, हिंदी में एक बिंदु से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। कर्ता के लिए है, कर्ता के स्थान पर नहीं है। ठीक है, कर्ता के स्थान पर तो वही आएगा, मैं, तू, मुझे, यह, वह, ये वो सारे शब्द आएंगे कर्ता के स्थान पर तो, परंतु कर्ता के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। जैसे
वह आप खा लेता है। अब आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, कोई आपके घर पे आया हुआ है, उसने यूं कहा कि बच्चे को खाना खिला दो, पहले बच्चे को खिला दो, तो आपने यूं कहा वह आप खा लेता है, यानी वह अपने आप खा लेता है। तो यहां पर आप शब्द किसके लिए आया? कर्ता के लिए आया, तो इसलिए यहां पर निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद यह आप रोने लगी, यह आप ही रोने, मतलब अपने आप ही रोने लगी, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, आप ही रोने लगी। तो यहां पर यह कर्ता के लिए आप शब्द आया, इसलिए कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। उसी प्रकार से मैं आप चला जाऊंगा, तो यहां पर मैं यानी कर्ता के लिए आप शब्द का प्रयोग, तो निजवाचक। अब आपके आप शब्द तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लगभग 3-4 बार पढ़ चुके हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखते हैं कोई और शब्द भी ऐसे हैं क्या जो कंफ्यूज करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन फिर से आगे बढ़ते हैं सर्वनाम शब्दों की तरफ। तो यहां पर अपनों ने आप शब्द जो लगभग 3 सर्वनाम शब्दों में काम में लिया जाता है, 3 सर्वनामों में काम में लिया जाता है, उसको अपनों ने अच्छे से और अधिक विश्लेषित किया। अब कुछ और शब्द भी होते हैं क्या जो कंफ्यूज करने वाले हैं? जी हाँ, यह, वह, ये, वे, ये शब्द ऐसे हैं जो 2-3 सर्वनामों में काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से और किस किस प्रकार से, उनमें भी अपन देखते हैं कि वो किस किस प्रकार से कहां कहां काम में लिए जाते हैं। तो यह, वह, ये, वे शब्दों के प्रयोग देखते हैं। सबसे पहली बात तो, यदि यह, वह, ये, वे शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो वहां पर तो कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। दूसरी स्थिति, यह, वह, ये, वे शब्दों का प्रयोग संकेत के रूप में किए जाने पर, संकेत का दूसरा नाम कौन सा है? याद रखना आपको, निश्चय। तो वहां पर कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरी स्थिति, यह, वह, ये, वे शब्दों का प्रयोग संबंधवाचक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाने पर। अब संबंधवाचक शब्दों के साथ यदि इनका प्रयोग किया जाए तो ये किस में चले जाएंगे? सह संबंधवाचक में चले जाएंगे, सह संबंधवाचक सर्वनाम में चले जाएंगे। ठीक है। ये तो 3 स्थितियां होगी, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। यह, वह, ये, वे शब्दों के प्रयोग 3 सर्वनामों में प्रयोग में लिए जाते हैं, परंतु एक स्थिति भी और भी बनती है, उसको भी मैं बता देती हूं। यदि यह, वह, ये, वे शब्दों का प्रयोग संकेतित संज्ञा
के साथ किए जाने पर, तब क्या होगा, स्वयं सोचकर बताइए। कौन सा होगा, विशेषण होगा, और विशेषण भी कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। वहां पर सर्वनाम नहीं माना जाएगा, सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। तो इस प्रकार से मैं हर क्लास में बताती आ रही हूं, हर रोज बताती हूं कि हिंदी को रटना नहीं है, हिंदी व्याकरण रटने का विषय ही नहीं है। आप जितना समझोगे उतनी समझ में आएगी। अब देखिए ये 4 शब्द और 4 जगह काम में आ रहे हैं, तो आप कहां कहां इनके रट्टा लगाओगे। तो यहां पर यदि अन्य व्यक्ति के लिए तो अन्य पुरुषवाचक, और निश्चय या संकेत के रूप में आने पर निश्चयवाचक, और यदि संबंधवाचक के साथ आते हैं तो सह संबंधवाचक, और यदि इनका प्रयोग किसी भी संकेतित संज्ञा के साथ किया जा रहा है तो वहां पर विशेषण कहलाएंगे ये। और कौन से विशेषण कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। अब अपन इनका एक एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक एक उदाहरण देख लेते हैं, सामान्य रूप में ही देख लेते हैं। देखिए, वह बालक रो रहा है। तो कौन रो रहा है, बालक, और संकेतित संज्ञा साथ में लिखी जाने के कारण कौन सा माना जाएगा, सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये कह दिया जाए कि वह ही लाना, तो वह ही लाना यानी संकेत किया जा रहा है, तो इसलिए कौन सा माना जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। उसी प्रकार से जो बोएगा वह काटेगा, तो यहां पर सह संबंध वाचक मान लिया जाएगा। यह आज कलकत्ता जाएगा, तो यह अन्य व्यक्ति के लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहां पर इन सभी से संबंधित अपनों ने एक एक उदाहरण देखा है। अब उम्मीद करती हूं कि सर्वनाम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपनों ने हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट का अच्छे से विश्लेषण किया है, और यहाँ पर आपका सर्वनाम टॉपिक कंप्लीट होता है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।